हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की वीडियो में एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी अंतरिक्ष सीरीज का ये वीडियो है। इसमें मैंने बहुत सारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश की है। यानी हम 2 सीरीज में पढ़ेंगे। आइए इसकी रूपरेखा ही समझ लेते हैं कि हम जो अंतरिक्ष सीरीज को किस तरह से पढ़ने वाले हों। तो ये हमारी अंतरिक्ष, पहले हम तकनीकी पढ़ रहे हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि अभी इसके पहले हम ये नहीं पढ़ेंगे कि हम बुध शुक्र ये ग्रहों को पढ़ेंगे, और ना ही हम पढ़ रहे हैं कि क्षोभ मंडल, ये जो मंडल हमारे हैं, ये लेयर है हमारे जो है वायुमंडल की। क्योंकि ये कॉमन टॉपिक हैं, सबको आते हैं। और यदि आपको जरूरत होगी पढ़ने की तो वो भी आप कमेंट कर देना, उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो सबसे मुश्किल जो लोगों को टॉपिक लगता है वह है स्पेस टेक्नोलॉजी। और ये मैंने इतनी किताबों का मैंने अध्ययन किया है। हालांकि वो जब मैं आपको समझाऊंगा उससे ही आपको पता चल जाएगा कि जो है कि मैं बहुत अच्छी तरह से इसको कर पाऊंगा। मुझे इतना विश्वास हो गया है, और तभी मैंने ये सीरीज शुरू की है। तो इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा अंत तक, और मैं बताता हूँ किस तरह से इसको पढ़ेंगे। तो हम जो है 2 टॉपिक, इस 2 टाइप में इसको बांटेंगे। पहले हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कुछ ही वीडियो में हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जैसे हम पहले बाह्य स्पेस को पढ़ेंगे, बाह्य अंतरिक्ष को। उसके बाद कितनी पृथ्वी की कक्षाएं होती हैं, कि LEO क्या कहलाता है, GTO क्या कहलाता है। क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये जो PSLV जो है वो GTO तक जाती है, आपकी जो है GSLV हमारा रॉकेट जो है वो किस कक्षा तक जाता है। तो ये बहुत जरूरी है आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमोचन यान, यानी लॉन्चिंग व्हीकल। आपको इंग्लिश भी पढ़ते जाना है, हिंदी भी पता होनी चाहिए। तो हमारे यही सारे ये लॉन्चिंग व्हीकल हैं, हमारे PSLV, RLV और हमारे GSLV। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम उपग्रह को पढ़ेंगे, सैटेलाइट को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्या होती हैं सैटेलाइट, और जितनी काम की चीजें हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो है इसके आगे हम उपयोग के बारे में, कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है, मौसम उपग्रह क्या कहलाते हैं और कौन कौन से भेजे गए हैं भारत के द्वारा, एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट क्या कहलाते हैं, और हमारे जितने भी अंतरिक्ष मिशन हैं उसको हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम हमारी जो इसरो संस्था है, जो हमारे पूरी जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम को नियंत्रित करती है, देखती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। और आइए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। और ये सीरीज जो है आपके बहुत काम में आने वाली है। यकीन मानिए ये वीडियो इस तरह की आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब में। क्योंकि ये जो है इसको बहुत अध्ययन करके सरल तरीके से समझाया गया है। क्योंकि ये टॉपिक जो है डिटेल में पढ़े जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़े जाते हैं, जहाँ पर ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन हम क्या है पढ़ रहे हैं संविदा वर्ग 3 जो है के तरीके से, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यदि आप नए हैं इस चैनल में तो जरूर लाइक कर दीजिए, और शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाह्य अंतरिक्ष के बारे में। तो हमारा अंतरिक्ष क्या होता है, हम ये समझते हैं कि हम बोलते हैं ना कि अंतरिक्ष में जो है ये सैटेलाइट है। अंतरिक्ष हम किसे कहेंगे? तो हमारी ये अर्थ है, आप देख पा रहे होंगे क्या है, ये हमारी अर्थ। अर्थ के बाहर जो ये बहुत सारी लेयर हैं ये तो हम पहले से ही जानते हैं, कि हमारा क्षोभ मंडल है ना, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कितने किलोमीटर में है। हालांकि कई जो है अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग मिलता है। हमने क्या पढ़ रखा है, 0 से 18 किलोमीटर पढ़ रखा है। फिर ये 50 से 80 हमने पढ़ रखा है ना। तो ये जो है थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है उसके आसपास हम जो है लगा सकते हैं उत्तर। तो क्या होता है, अब आप एक चीज मुझे बताइए कि जैसे हम, हमारा देश है, तो हमारे ऊपर जो है कोई प्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन किसी दूसरी कंट्री का, तो हम कितनी दूरी तक उसको मना कर सकते हैं। यानी आपको पता होगा हमारा देश जो है उसकी सीमा क्या है, हर तरफ पता है कि पाकिस्तान में बाउंड्री लगती है ना। और उसके बाद जो है इधर आपकी चीन में भी हमारी बाउंड्री है, भूटान में भी बाउंड्री है। तो ये तो हो गई कौन सी सीमा हमारी, हमारी हो गई जो धरती वाली जमीनी सीमा हो गई, जमीन की। लेकिन हम कहाँ तक कहेंगे कि हमारा भारत ऊपर कहाँ तक है, हम किस क्षेत्र तक बोलेंगे वायुमंडल में कि ये हमारा क्षेत्र है। तो इसके लिए जो है एक कैरेमन लाइन जो है बनाई गई है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो 100 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। यानी 100 किलोमीटर क्षेत्र तक के अंतर का जो वायु क्षेत्र है वो उस देश का माना जाएगा। यानी हमारे भारत के जो है ऊपर जो है
100 किलोमीटर के अंतर्गत कोई दूसरे देश का वायुयान उड़ाता है तो हमारे पास पूरी पावर है कि हम उसको रोक सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं और उस पर हम एक्शन भी ले सकते हैं, कार्यवाही भी कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि कैरेमन रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन दे देंगे कि ऐसी रेखा जो 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, या आ जाएगा कैरेमन लाइन की ऊंचाई कितनी है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर क्षेत्र हमारा क्या है, भारत का है। और ये सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है, किसी भी देश में ऊंचाई में 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वो उस देश का माना जाता है। उसके ऊपर वायुयान आ जा सकते हैं अपने किसी भी कामों के लिए, याद रखना है। लेकिन 100 किलोमीटर के ऊपर तो कोई यान जाता नहीं है हवाई जहाज जैसे, क्योंकि वो तो हमारे नीचे उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। इस 100 किलोमीटर में आप देख रहे हैं उल्का पिंड के भी ऊपर आ गया, यानी हम सिर्फ सैटेलाइट भेज सकते हैं ऊपर। हम भेजेंगे यहाँ से, मान लीजिए हमारा क्या है, पीएसएलवी मिसाइल जा रहा है, वो पाकिस्तान से ऊपर चला गया लेकिन वो 100 किलोमीटर के ऊपर है, तब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, एक इसी के साथ साथ एक चीज और मैं बता देता हूँ। ये तो हमारी कौन सी हो गई सीमा, अंतरिक्ष की सीमा हो गई, है ना। जो जमीन की सीमा है वो हमें पता है, लेकिन समुद्री सीमा कितनी होती है, क्या आपको ये पता है कि जो समुद्र है तो उसके कितनी दूर तक हमारा क्षेत्र माना जाएगा। जैसे भारत में तो क्या है, जैसे नीचे देखें तो इस तरफ क्या है, अरब सागर है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर। तो कितना क्षेत्र हमारा माना जाएगा, क्या पूरा माना जाएगा, तो नहीं। हमारा माना जाएगा 12 नॉटिकल मील। और 12 नॉटिकल मील का मतलब है लगभग 2.12 किलोमीटर होता है, मील के बराबर, या कह सकते हैं किलोमीटर के बराबर। तो जो 12 नॉटिकल मील है वो 22 माना जाएगा, तो 22 किलोमीटर तक का क्षेत्र माना जाएगा। क्या, ये हमारा। लेकिन एक इसमें आधार रेखा भी रहती है, मतलब क्षेत्र आपको पता है ना, टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र रहता है, तब आप कैसे नापेंगे दूरी। तब एक लाइन मान ली जाती है सीधी। अब जो क्षेत्र नापा जाएगा तो वहां से कितना नापा जाएगा, वहां से हम बोलेंगे 24 नॉटिकल मील। इसको आधार रेखा बोला जाएगा। और 24 का मतलब 44 किलोमीटर। तो दोनों आंसर सही हैं। यदि आए कि क्षेत्रीय सीमा कहलाएगी अंदर से, कितनी दूर, 22 किलोमीटर तक हमारा भारत रहेगा। लेकिन ये आधार सीमा है, इसको सीधी कर दी हमने एक काल्पनिक लाइन, तो 24 यानी 24 नॉटिकल मील का मतलब 44 किलोमीटर तक क्षेत्र हमारे भारत की सीमा रहेगी। तो दो चीजें आपने क्लियर हो गई। अब आप ये मत समझिए कि बहुत टाइम लग रहा है, कॉन्सेप्ट जो है बनाने में ये जो है दोस्तों बहुत थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद क्योंकि जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे एक एक चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हमने दो चीजें देखी, यहाँ पर देख ली, क्या देख ली, कैरेमन लाइन देख ली, 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र। समुद्री सीमा कितनी है हमारी, 12 नॉटिकल मील या 24 नॉटिकल मील। ये क्षेत्रीय सीमा है, ये आधार सीमा से है, जैसे 22 किलोमीटर या 44 किलोमीटर हम कह सकते हैं। तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। एक हमारे समझौता हुआ है, ये एग्जाम महत्वपूर्ण है, बाह्य अंतरिक्ष समझौता 1967। ये डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाह्य अंतरिक्ष समझौता जो है कब हुआ है। ये कई विश्व के सभी देश हैं, उन्हों के बीच जो है समझौता हुआ है 1967 में। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष नियम के नाम से। तो ये भी जो है आप नोट कर सकते हैं। वैसे आप रनिंग नोट्स बनाते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदा करेगा, क्योंकि ये नोट्स आपके खुद के होंगे और जब भी आप करेंगे आपका रिवीजन हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष नियम के नाम से जाना जाता है इसको, क्या, 1967 में। सबने सोचा कि अंतरिक्ष के लिए तो कोई नियम है ही नहीं, हमारे पास जमीन सीमा के लिए नियम है कि हम किस तरह प्रयोग करेंगे, तो अंतरिक्ष के लिए क्या नियम रहने चाहिए। जस्ट मैं एक दो चीजें आपके लिए बता दूं कि ये एक नियम जैसे बताया गया है इसमें कि अंतरिक्ष का जो प्रयोग है वो क्या किया जाएगा, मानव जाति के कल्याण के लिए किया जाएगा। मतलब सबका, जिसमें विकास हो, हित हो सभी का, नुकसान के लिए नहीं किया जाएगा। तो ये इन्होंने जो है यहाँ पर एक समझौता किया था, और शांतिपूर्ण जो है प्रयोग किया जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। अंतरिक्ष का इसमें एक और नियम है कि अंतरिक्ष का कोई भी पिंड है या कोई मान लीजिए ग्रह है, जैसे चंद्रमा ही है, तो ये किसी राष्ट्र की संपत्ति नहीं होगी। किसकी, किसी राष्ट्र की संपत्ति नहीं होगी। मान लीजिए चंद्रमा पे सबसे पहले मान लीजिए एक मानव मिशन भेजा था, किसने, अमेरिका ने। तो ये नहीं माना जाएगा कि चंद्रमा जो है, मून जो है हमारा, वो अमेरिका का हो जाएगा। नहीं, अंतरिक्ष की किसी भी जो है पिंड पर, किसी भी ग्रह पर
किसी राष्ट्र विशेष का कोई जो है संपत्ति नहीं मानी जाएगी। ये आपको याद रखना है। ये भी आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष नियम में निम्न में से कौन सा जो है नियम नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। क्योंकि सिंपल है, इसलिए आपको याद रखने में भी दिक्कत नहीं है। आगे, तो कोई भी देश जो है वैज्ञानिक अन्वेषण करना है, अनुसंधान करना है, तो वो क्या कर सकती है? स्वतंत्र है कार्यों करने के लिए। हमें किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी कि हमें अंतरिक्ष में जो है एक कार्यक्रम चलाना है, मिशन चलाना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, एक मानव मिशन भेजना है, तो हमें किसी से परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। ये अन्वेषण करने के लिए कोई भी देश क्या है? स्वतंत्र है। के बाद है कि ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं, देखा होगा अंतरिक्ष यात्री हम भेजते हैं बाहर, अंतरिक्ष यात्री हैं वो किसी देश का प्रतिनिधि नहीं माना जाएगा। उसको समस्त मानव जनजाति का जो है प्रतिनिधि माना जाएगा कि ये मनुष्यों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन यदि कोई गलती हो जाती है, गलती गलती या अंतरिक्ष यान में क्या आ जाता है? प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सैटेलाइट लॉन्च की और उससे दूसरे देश की सैटेलाइट क्या हो गई? नष्ट हो गई। तब भाई उसी की गलती मानी जाएगी। क्या है? नुकसान के लिए जो है जिम्मेदारी किसकी होगी? उस राष्ट्र की होगी। लेकिन यदि अंतरिक्ष मिशन में गए हैं लोग, तो उसको किसी राष्ट्र का नहीं माना जाएगा। समूह समूह जो है संपूर्ण मानव जाति का जो है उसे लीडर माना जाएगा कि वो मानव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दूसरे ग्रहों में जाता है यदि इंसान, या किसी स्पेस मिशन में जाता है। और सबसे जो है इम्पोर्टेंट इसमें है, यही बस है लास्ट बस, कि कोई भी जो है नाभिकीय हथियार, एटम जो हमारे हैं, नाभिकीय हथियार हैं, उनको खगोलीय पिंड की कक्षा में नहीं छोड़ेगा। ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी। आयरन मैन क्या करता है? अर्थ के बाहर जो है जैसे सैटेलाइट घूमते हैं, सैटेलाइट के फॉर्म में उसने क्या रख दिया था? अपना जो उसका सूट है, शूट आपने देखा होगा, तो वो क्या करता है? यहाँ से बटन दबाता है तो सूट अपने आप खुल के क्या करता है? आता है, वो खुद को पहन लेता है, वो शक्तियां संपन्न हो जाता है। इसी तरह जो है कोई देश जो है ये नहीं कह सकता कि परमाणु हथियार इस इसकी सैटेलाइट के फॉर्म में रख दे, और जब उसको जरूरत पड़े उसने बटन दबाया तो दूसरे देश में जाके गिर गया वो, और विनाश कर दिया उसने। तो कोई भी किसी तरह का हथियार जो है अंतरिक्ष में स्थापित नहीं करेगा। ये जो है इसके नियम है, आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए याद रखना। अब काम की बात में आते हैं। दूसरा हमारा जो है टॉपिक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कक्षा को। तो पृथ्वी में विभिन्न कक्षाएं हैं, और इनको बच्चों बहुत जो है दोस्तों ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही कक्षाएं जो हैं जब मिसाइल हम पढ़ेंगे, हम अपने लॉन्चिंग व्हीकल्स पढ़ेंगे, उसमें आएगा कि कौन सा व्हीकल कौन सी कक्षा में स्थापित होता है, तो उस समय आपको ये दिक्कत जाएगी यदि आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले जो है जो इम्पोर्टेंट है, एक है नियर अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी अंतरिक्ष यान या कोई भी गतिविधि नहीं की जाती है, इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया है उस कक्षा को। क्योंकि उसकी जो है ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 100 से 200 किलोमीटर होती है इस कक्षा की। ये काल्पनिक कक्षा मानी जाती है, यहाँ पर कोई कक्षा बनी नहीं हुई है, एक उन्होंने डिवाइड कर लिया है। तो इसको अभी नहीं पढ़ना है, इसका महत्व नहीं है। हमारे लिए शुरू होता है लो अर्थ ऑर्बिट। अब आप, ये हमारी अर्थ है, अर्थ में ये ऑर्बिट आप दिख रही होगी कितनी, ये पूरा क्षेत्र है ना। और कक्षा क्या कहलाती है? कक्षा समझ गए कि किसी, जैसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है वृत्तीय पथ, ये पूरा रास्ता है किसका? किसी भी, इस पे हम छोड़ देंगे। आपको पता है पृथ्वी कैसे बाएं से जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो यदि हम इस कक्षा में किसी को छोड़ देंगे तो वो पृथ्वी पर गिरेगा नहीं, अपितु क्या करेगा? उसके चक्कर लगाएगा चारों तरफ। इसलिए ये कक्षा बन गई। यहीं पर हम क्या करते हैं? कुछ सैटेलाइट को छोड़ देते हैं और बस वो अपने आप घूमती हैं। अब आप ये मत सोचिए उनमें फ्यूल रहता है तभी वो घूमती हैं, नहीं, वो कक्षा में अपने आप घूमती हैं ग्रेविटी के कारण। तो ये हमारी पहली वाली कौन सी है? ये जो कक्षा है ये है हमारी LEO, या इसको बोला जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये याद रखना है। और कहाँ से कहाँ तक है? ये 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, ये आपको याद रखना है ऊपर। और 100 किलोमीटर में क्या है? 100 किलोमीटर में कैरेमन लाइन है। क्या है? कैरेमन, यानी किसी देश की सीमा। यानी लो अर्थ ऑर्बिट में कोई भी देश अपना छोड़ सकता है यान, क्योंकि वो उस किसी देश का नहीं माना जाएगा, उस देश की क्षेत्र नहीं आएगा, क्योंकि वो तो 100 किलोमीटर है। तो 200 से 2000 किलोमीटर तक क्या आएगा? लो अर्थ ऑर्बिट। और लो अर्थ ऑर्बिट को हिंदी भी यदि आपको समझना है
तो इसको बोला जाता है निम्न निम्न भू कक्षा। थोड़ा सा मुश्किल नाम हो सकता है। लो से हो गया निम्न, अर्थ से भू, ऑर्बिट से कक्षा, तो निम्न भू कक्षा बोला जाता है। आगे आपको समझ में, ये क्या है, 200 से 2000 किलोमीटर। आगे आता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट। इसी पिक्चर में समझा देता हूं मैं कि अब देखिए 2000 तो यहां हो गया, कितना हो गया 2000, तो 2000 से लेके कहां तक, हमारा 20,000 किलोमीटर। पहला वाला कितना है, 200 से 2000, लेकिन 2000 से हमारा 20 की मतलब 1000 होता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। नाम क्या हो जाएगा, मध्य बोल देंगे, मध्य भू कक्षा नाम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारी मिडिल अर्थ ऑर्बिट हो गई। और ये जो हम प्रकार देख रहे हैं कक्षाओं के, ऊंचाई के आधार पर देख रहे हैं। केवल हम ऊंचाई बढ़ती जाएगी और कक्षाएं हमारी चेंज होती जाएंगी। पहली है एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट। दूसरी है मिडिल अर्थ ऑर्बिट यानी मध्य भू कक्षा। अब लास्ट में जो है, एक ये पतली सी कक्षा जो है, ये पाई जाती है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में, है ना। इसका क्षेत्र जो है केवल 1,000 किलोमीटर है, 35 से 36,000 लगभग माना जाता है, लेकिन इसको 36,000 भी कह दिया जाता है। और इसको बोला जाता है हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट, इसका मतलब क्या हो गया, उच्च, सबसे ऊपरी कक्षा जो कहला गई हमारे 36,000 किलोमीटर। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं कि पृथ्वी की जो है गति है, तो इसकी खास बात यह है कि जब हम इस कक्षा में किसी सैटेलाइट को भेजते हैं, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, किसी हम उपग्रह को या कोई खगोलीय पिंड है या कुछ भी इसको छोड़ते हैं, इसको एक चक्कर लगाने में 1 दिन का समय लगता है। कितने दिन का, 1 दिन यानी 24 घंटे। और खास बात क्या है, पृथ्वी को भी अपना चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, अपने जो है परिधि पर घूमने में 24 घंटे का समय यानी 1 दिन का। तो जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में कोई ग्रह स्थापित किए जाते हैं, तो पृथ्वी के साथ साथ वो घूमते हैं। इसलिए अब हम जब हम पृथ्वी से उसको देखते हैं, मान लीजिए हमारा इंडिया है, उसको हम देखेंगे तो पृथ्वी भी घूम रही है, उपग्रह भी उसी चाल से घूम रहा है, तो हमें वो स्थिर दिखाई देते हैं। क्या देते हैं, स्थिर दिखाई देते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भू तुल्यकाली उपग्रह भी कहा जाता है। तुल्यकाली मतलब बिल्कुल पृथ्वी के समय के समान। तो ये आपको याद रखनी है। ये हमने किसके आधार पर देखी है, ऊंचाई के आधार पर। आइए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बहुत आसान है, हमने तीन ही चीजें तो पढ़ी हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मैंने चीजें उसमें बता रखी हैं, वो आगे जाके भी हमें मिलेंगी। हमने इसमें तीन कक्षाएं पढ़ रखी हैं। ये हमारी लो अर्थ ऑर्बिट है पहली वाली, जिसकी क्या है 200 से 2000, 2 के 2000 तक ऊंचाई है। अगली जो है हमारी येलो लेयर में 2000 से कहाँ तक, 20,000 तक है, ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट है। बिल्कुल ऐसे ही याद रखना, ये नीचे है तो लो अर्थ ऑर्बिट, बीच में है तो क्या है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और सबसे ऊपर है तो हाई अर्थ ऑर्बिट यानी 36,000। सबसे मैक्सिमम लिमिट आप क्या मानिए, 36,000 किलोमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी मुझे कमेंट में बता देना आप लोग, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, कि स्पीड कैसी है या टॉपिक कहीं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ऑर्बिट के प्रकार फिर से हम देखेंगे, किसके आधार पर, अब झुकाव कोण के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झुकाव कोण भी इंपॉर्टेंट करता है कि किसी जो है पृथ्वी के बाहर हम उपग्रह छोड़ रहे हैं, उसको किसी क्षेत्र में नजर रखनी है या पूरे अर्थ पर जो है घुमाना है। क्योंकि एंगल के आधार पर जो है, यदि हमने एंगल बदल दिया उसका, तो पृथ्वी तो ऐसे चक्कर लगाएगी लेफ्ट टू राइट, लेकिन एंगल बदलने से वो पूरी पृथ्वी पर क्या कर लेता है, नजर रख लेता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। ये भी वीडियो का ये आखिरी आज का टॉपिक होगा, और आप लोग बताएंगे कि किस तरह की हमें जो है शुरू करनी है, आगे हम कंटिन्यू रखें तो जरूर रखेंगे, क्योंकि मेहनत लगी है इसमें, और आप लोग सही रिस्पांस देंगे तो ही हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे। बाकी हमारी PY की सीरीज तो चली रही है साथ साथ में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली है। इसमें तीन प्रकार की हम कक्षाएं इसमें पढ़ेंगे मुख्य रूप से। जो हम पढ़ते हैं पोलर ऑर्बिट, जो है हमारी कक्षा कहलाती है। आपको याद होगा हमने PSLV पढ़ा है, एक रॉकेट, याद आ रहा है आपको कुछ PSLV जैसा, तो ये क्या है, पोलर सैटेलाइट, तो इसी कक्षा में वो छोड़ेगा, पोलर अर्थ। इसके बाद हम पढ़ेंगे भू स्थैतिक कक्षा, इसके बाद पढ़ेंगे भू संक्रमणकारी। तो ये याद रखना है आपको, पोलर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। आइए इसको इससे जो है पिक्चर के थ्रू जो है हम इसको समझते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे,
थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो ये आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये अर्थ है, और ये रेड कलर से क्या है, कैरेमन लाइन है जो हमारी 100 किलोमीटर की है। अब आपको तीन तरह की इसमें कक्षाएं दिख रही होंगी, एक ग्रीन कलर से है, एक ब्लू से है, और बाहर जो है आप इसे वॉयलेट मान सकते हैं। तो जो सबसे बाहर है उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भू संक्रमणकारी, भू संक्रमणकारी बोला जाता है, या जियो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस बोला जाता है। और चूंकि हर तरफ से बराबर है, इसकी ऊंचाई भी क्या रहती है, 36,000 किलोमीटर। लेकिन ये ऊंचाई के आधार पर तो है नहीं है। कोण कितना बनता है, 0 डिग्री पृथ्वी से। तो पृथ्वी से 0 डिग्री मतलब हर तरफ से वो पृथ्वी से क्या है, बराबर है। तो वो क्या कहलाती है, भू संक्रमणकारी। और एक और आती है, जियो सिंक्रोनस हो गई है। इसी के बाद आती है, थोड़ा सा एंगल बनता है, इसी के बराबर रहती है। क्योंकि मैं इसके बराबर बना देता तो ये वाली लाइन तो आपको दिखती नहीं। इसकी भी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर रहती है, ये जो अंदर है। लेकिन इसमें कोण क्या रहता है, 0 के आसपास, 0 डिग्री के आसपास। 0 डिग्री से थोड़ा सा जो है ज्यादा हो सकता है। और इसको क्या बोला जाता है, भूस्थैतिक कक्षा, भूस्थैतिक कक्षा। और भूस्थैतिक कक्षा का मतलब है थोड़ा सा 1 डिग्री एंगल बनता है। 1 डिग्री एंगल का मतलब है कि यदि हम अलग से पिक्चर बनाए, ये हमारा पृथ्वी है, और ये हम भूमध्य रेखा खींच दें, तो यदि सीधा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ये बाहर की, जियो सिंक्रोनस। यदि हम थोड़ा सा इसमें झुका दें इसको, ऐसा, तो ये कक्षा यदि बन जाती है थोड़ा एंगल के साथ, तो ये कहलाती है हमारी भूस्थैतिक। थोड़ा सा एक बार आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। हम सीधा बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल 0 डिग्री में, तो वो हमारी हो जाएगी भू संक्रमणकारी, यानी जियो सिंक्रोनस। हम किसी भी लॉन्चिंग व्हीकल को लॉन्च करते हैं किसमें, थोड़ा एंगल के साथ, और ऊंचाई कितनी, उतनी रहेगी, 36,000 किलोमीटर। तो ये कहलाएगी भू स्थैतिक। मतलब ये जो जीरो वाली है, ये तो स्थिर स्थिर दिखेगी। हम पृथ्वी से देखेंगे इसमें उपस्थित किसी उपग्रह को, तो वो हमें स्थिर दिखाई देगा। लेकिन जो भूस्थैतिक में है, जो थोड़ा एंगल बना रहा है, वो एक दिन में वापस उसी पथ को पुनः जो है जाएगा। ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है। और जो हमारा ये अंदर की है, ये क्या है, ये हमारी ध्रुवीय कक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुवीय कक्षा। क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी अर्थ हमारी ऐसी है, तो ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपको याद रखना है। तीन कक्षाएं हमें देखनी है। अब आप यहाँ देख सकते हो इनके तीनों के जो नाम है हमारे, फिर से देखते हैं। ये तीनों के जो नाम हैं, ये क्या है, पोलर, ध्रुवीय कक्षा है। तो ध्रुवीय कक्षा जो है, इसकी ऊंचाई मैं बता देता हूँ, लगभग 600 किलोमीटर रहती है। इससे थोड़ा ज्यादा हो सकती है, 200 किलोमीटर जो है प्लस या माइनस हो सकती है। इतनी रेंज इसकी मानी गई है। और कोण 90 डिग्री का होता है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, बस। और कक्षीय अवधि क्या रहती है, 100 मिनट। यानी इस पे कोई हम उपग्रह स्थापित करेंगे, ये जो हमारी ग्रीन कलर की है, तो 100 मिनट में, 100 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे और आधे घंटे और मान सकते हैं, लगभग 1.5 घंटे में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा कोई भी उपग्रह, यदि इसमें हम छोड़ेंगे, इसमें ध्रुवीय कक्षा में छोड़ेंगे। अब ये पूरी पृथ्वी पर नजर नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये बहुत पास में हमारी कक्षा है। तो ये क्या है, हमारी ध्रुवीय कक्षा कहलाती है। इस पर कौन से उपग्रह जो है छोड़े जाते हैं, इस पर छोड़े जाते हैं सुदूर संवेदी, यानी रिमोट सेंसिंग। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सुदूर संवेदी उपग्रह को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन से उपग्रह छोड़े गए हैं। आपको इतना याद रखना है, इसमें से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इस कक्षा में छोड़े जाते हैं। वो करते क्या हैं, वो निगरानी रखते हैं हमारे समुद्र की, हमारे सतह की, वायुमंडल की, ना कि गतिविधियों की। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारी भूस्थैतिक है, अभी भूस्थैतिक आपने देखा है, क्या देखा है, कि 0 डिग्री के आसपास कोण बनता है पृथ्वी से। 0 डिग्री के जो है आसपास, तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और 24 घंटे इसकी क्या रहती है, कक्षीय अवधि कहलाती है। ये स्थैतिक है तो स्थिर दिखेंगे, और संक्रमणकारी हैं तो ये स्थिर नहीं दिखेंगे, थोड़े थोड़े प्रतीत होंगे चलते, लेकिन हर समय अगले दिन देखेंगे आप तो उसी जगह दिखाई देंगे। तो 24 घंटे तो इनका भी कार्यकाल रहता है। 24 घंटे में जो है एक चक्कर लगा लेते हैं पृथ्वी के,
लेकिन इनकी भी ऊंचाई क्या है, 36,000 किलोमीटर है, और इनकी भी ऊंचाई क्या है, 36,000 किलोमीटर है। और इस पे ही जो है हमारे बहुत सारे उपग्रह, जैसे जियो स्टेशनरी में क्या है, संचार उपग्रह आते हैं। हम फोन लगाते हैं किसी को, तो कैसे जाता है, पहले सैटेलाइट में जाता है वो, फिर दूसरे तक लगता है। हम बात करें मौसम उपग्रह की, मौसम की जो हमें जानकारी मिलती है, हम देख लेते हैं ना गूगल में कि आज कोहरा रहने वाला है, आज बारिश होने वाली है, तो मौसम उपग्रह इसमें छोड़े जाते हैं। और जो क्षेत्रीय उपग्रह हैं, क्षेत्रीय उपग्रह, जैसे आप जीपीएस का यूज करते हैं ना, जैसे आपने गूगल में डाला कि मुझे जो है दिल्ली जाना है, तो रूट बता दिया उसने। अब ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है क्षेत्रीय उपग्रह प्रणाली कहलाती है। अब जीपीएस तो हो गई वैश्विक उपग्रह प्रणाली, जो हम अमेरिका की यूज करते हैं। हमने एक भारत में भी विकसित कर रखी होगी, आपको नहीं होगी जानकारी, क्योंकि उसका उपयोग हम कर नहीं पाते हैं। उसका नाम है IRNSS, इसका नाम क्या है, नाविक। ये हमारी क्षेत्रीय नौवहन यानी ग्लोबल जो है पोजिशनिंग सिस्टम है। इसी तरह हमारा क्षेत्रीय है रीजनिंग, रीजनल पोजिशनल सिस्टम। इसका उपयोग केवल सेना करते हैं। सेना के जो लोग होते हैं वो बहुत अधिक एक्यूरेट उन्हें दिखाया जाता है किसी भी जगह की लोकेशन के लिए। तो ये जो है आपको हो गया होगा क्लियर। आई होप इतना आज के लिए जो है काफ़ी है। इतना जो है मैंने आपको लिए इतनी सारी नॉलेज दे दी है। तो इसको यदि आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया है तो एक बार और इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि सिर्फ अभी जो काम की चीज़ें हैं एक बार मैं सोचता हूँ जल्दी से रिवीजन करा दूं क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा है बाह्य अंतरिक्ष, कि 100 किलोमीटर के बाहर का क्षेत्र जो है बाह्य अंतरिक्ष कहलाता है। और 100 किलोमीटर की जो लाइन है वो क्या कहलाती है, हमारी कैरमन लाइन कहलाती है। यानी यहां तक हमारा क्या है, क्षेत्र है उस देश का। और समुद्री क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील और 24 नॉटिकल मील, ये आपको याद रखना है। एक हमारे साथ समझौता हुआ है पूरे विश्व के देशों का 1967 में, और इसे क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष नियम। इसको जल्दी जल्दी में यही देख लेते हैं कि मानव कल्याण के लिए इसका उपयोग करेंगे। जो भी हम अंतरिक्ष मिशन जोड़ेंगे, कोई भी नाभिकीय हथियार नहीं रखेंगे। कोई भी मनुष्य जाता है, मान लीजिए चंद्रमा में गया, तो भाई वो उस देश का नहीं कहलाएगा, किस देश का, वो संपूर्ण मानव जाति का कहलाएगा। लेकिन गलती उसने कर दी तो भाई वो गलती उस राष्ट्र की है ना। ये आपको याद रखना है। और हर एक देश जो है स्वतंत्र है। और जो ग्रह हैं बाहर के, जैसे चंद्रमा है, तो वो अमेरिका का नहीं कहलाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो सभी का है। कोई भी खगोलीय पिंड किसका है, सभी देशों का है। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं कक्षा में। तो कक्षा दो प्रकार से देखी हमने, ऊंचाई के आधार पर और कोण के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर हमने तीन कक्षाएं देख ली। एक सबसे नीचे है तो लो अर्थ ऑर्बिट हो गई है, बीच में है तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट हो गई, क्योंकि मिडिल मतलब बीच में, और सबसे आखिरी में है तो हाई अर्थ ऑर्बिट हो गई। पहली है 200 से 2000 तक, दूसरी है 2000 से 20,000 तक, और तीसरी है 36,000 तक ऊंचाई तक। तो ये तो हमने किसकी ऊंचाई के आधार पर देख ली है। आगे हमने क्या देखा है, झुकाव कोण के आधार पर। इसको मैं पहले बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। तो झुकाव कोण के आधार पर हमने फिर से तीन देखी हैं कक्षाएं। कौन सी तीन कक्षाएं देखी हैं, पहली वाली जो कक्षा है ध्रुवी कक्षा। और ध्रुव को आप मान सकते हैं ध्रुवों से होकर जाती है, 90 डिग्री का कोण मान सकते हैं आप, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरी है भूस्थैतिक, इसमें कोण कितने का बनता है, जीरो के आसपास का बनता है, जीरो ही भी मान सकते हैं। और इसमें भी जीरो का बनता है कोण। जो 90 डिग्री का कोण बनता है ध्रुवी कक्षा में, तो इसका जो है परिक्रमण काल कितना रहता है। कोई भी उपग्रह स्थापित करेंगे तो 100 मिनट लगेंगे बस। 100 मिनट में आप जो है एक चक्कर लगा लेंगे। इसलिए जब कभी जो है हम अंतरिक्ष टूरिज्म पर जाएंगे, आगे चल के जो है ये मिशन चल रहा है, 100 मिनट में हम पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेंगे एक, और हम कह देंगे कि हम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गए हैं। तो ये 100 मिनट है। दूसरा जो है, ये इसमें लगेंगे भाई 24 घंटे, और इसमें भी लगेंगे 24 घंटे। लेकिन ये जो 24 घंटे होंगे पृथ्वी पर देखने पर बिल्कुल बिल्कुल स्थिर दिखाई देगा। लेकिन जो है, जो भू संक्रमणकारी है वो पृथ्वी में देखने में चलता हुआ थोड़ा थोड़ा प्रतीत होगा, लेकिन अगले दिन उसी जगह में होगा, क्योंकि एक ही पथ को क्या करेगा, वो बार बार गमन करेगा। तो ये आपको याद रखना है। और 36,000 किलोमीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है दोनों की। इसीलिए भू स्थैतिक नाम है और भू संक्रमणकारी नाम है। इतना जो है हमने देखा है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आप सोच रहे हो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करवाई, क्योंकि हमने एक एक फैक्ट इसमें कम से कम, अभी मैंने 25 20 से 25 फैक्ट बता दिए होंगे।
और एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है आयोग के द्वारा हमारे। तो यही हमने, यदि आपको मुंह से याद हो गए क्वेश्चन, एमसीक्यू तो वैसे ही बन जाएंगे। और इसके बाद जो है मैं एमसीक्यू सीरीज जो है बिल्कुल शुरू करने वाला हूँ। थोड़ा सा बस मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि मैं इस सीरीज शुरू कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि 7 से 8 वीडियो में या 10 वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1-2 वीडियो और लगेंगी। इसमें पूरा अंतरिक्ष जो है आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अंतरिक्ष नहीं खत्म होगा, हमारा अंतरिक्ष का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद कहीं भी किसी एग्जाम में पूछा जाए अंतरिक्ष, चाहे हमारा एमपी पीएससी में हो, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे आपका संविदा में हो, तो संविदा को आप कम मत मानिए दोस्तों। एमपीपीएससी यूपीएससी जो है लेवल टच करने लगा है इसका। तो जो है ये आपसे पूरा बन जाएगा। तैयारी हमें पूरी रखनी है दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। आप जो कहेंगे तो वही उसी टॉपिक में वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। बस तैयारी लेकिन आपको करनी पड़ेगी। हर टॉपिक समझा दूंगा। तो इस तरह से जो है मेरी मेहनत और आपकी मेहनत, मैं होप करता हूँ कि ये रंग लाए और आप जल्द से जल्द जो है मध्य प्रदेश के शिक्षक बन जाए, यही उम्मीद है। तो आई होप जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आती हो तो ज़रूर लाइक करिए दोस्तों। और इतनी उम्मीद मैं रखता हूँ कि ये मेहनत जो है अपने आप जो है इस वीडियोस को लाइक करेंगे। और शेयर कर दीजिए दोस्तों को, जो है अंतरिक्ष की वीडियो जो ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पर नहीं मिल रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।